कोरोना वायरस को किल करने के लिए मेडिसिन जो बन रही है, उसे बनने में इतना टाइम लग क्यों रहा है और ये कब तक बन जाएगी? आज इसी वीडियो में आपके यही सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है कि कोरोना वैक्सीनेशन बनने में इतना टाइम लग क्यों रहा है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है, कोरोना पैंडेमिक चला है काफ़ी टाइम से पूरे वर्ल्ड में। इस बीमारी ने बहुत ही तहलका मचाया हुआ है। कोविड-19 नामक ये वायरस पूरे वर्ल्ड में बुरी तरह से फैल रहा है। हालांकि इस पे काफ़ी कंट्रोल चल रहा है, लोग भी इसमें काफ़ी अपनी अवेयरनेस दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वायरस को अभी तक किल करने के लिए प्रॉपर कोई केमिकल या मेडिसिन नहीं बनी है। सभी देश मिलकर इस वायरस को किल करने के लिए मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर बनी है, लेकिन ट्रायल चले हुए हैं। आखिर इतना टाइम लग क्यों रहा है मेडिसिन को बनने में? पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों के पास यही सवाल है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताऊंगी कि किस तरह से एक मेडिसिन बनती है और किस तरह से ये मेडिसिन मार्केट में उतरती है। देखिए, होता क्या है, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें किसी चीज की नीड नहीं होगी तो हम तब तक कोई चीज का आविष्कार नहीं कर सकते। तो मेडिसिन भी तब बनती है जब कोई बीमारी पैदा होती है या जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो पैदा होता है। WHO तो आपको पता ही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बता दूं तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक हेल्थ सेंटर है जहां पर पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में सर्वे किया जाता है, रिसर्च करी जाती है कि हर एक कंट्री, कोई भी कंट्री, हर एक देश के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि किस देश में कौन सी बीमारी है, कौन सी न्यूट्रिशन चली है, कौन सा डाइट प्लान चला है, कहाँ पर ज़्यादा बीमारियाँ, कहाँ पर कम बीमारी है, कौन सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है, या कौन से नए हेल्थ के रूल बनाए जाएं, किस देश के लिए हेल्थ रूल कौन से क्रिएट किए जाएं। ये सारी जो डिस्कशन होती है हेल्थ से रिलेटेड, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। कोरोना वायरस से पहले भी ऐसी कई बीमारियां आई हैं जिनका इलाज नहीं था, जैसे पोलियो, इबोला, स्मॉल पॉक्स वगैरह। लेकिन पूरे जो वर्ल्ड के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अदर रेगुलेटरी अफेयर्स है, उन्होंने मिलकर न्यू गाइडलाइन एंड न्यू स्टैंडर्ड तैयार किए और इन बीमारियों पर काफ़ी कंट्रोल पाया है और पोलियो तो काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया गया है। अभी भी WHO न्यू जो करंटली बीमारियां हैं, जैसे HIV, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियां, उन पर कंट्रोल करने के लिए न्यू रिसर्चेस कर रही है, गाइडलाइन तैयार कर रही है और न्यू स्टैंडर्ड बना रही है। इसके अंडर कई जो रेगुलेटरी अफेयर्स आते हैं, जैसे ICH, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई भी बीमारी का इलाज कराना है तो सबसे पहले ये रिसर्च वर्क कराया जाता है कि वो बीमारी क्या है, उसका कारण क्या है और वो किसकी वजह से हो रही है, कितने देशों में फैली है और कितने लोगों को वो अफेक्ट कर रही है। और उस बीमारी को किल करने के लिए एक स्पेसिफिक केमिकल की रिसर्च करी जाती है। वो केमिकल चाहे प्लांट से ले, चाहे एनिमल से ले, या कहीं से भी, या खुद लेबोरेटरी में सिंथेटिकली उसको डेवलप कर लिया जाए। तो इस तरह का सब कुछ प्रोसेस चलती है। ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लगातार इसी पर वर्क करता है। तो अगर मैं एग्जांपल मान लूँ, जैसे मान लीजिए कैंसर की बीमारी है, ठीक है। कैंसर की बीमारी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, यानी कि हमारे सेल की बहुत ज़्यादा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये बीमारी काफ़ी लगातार पूरे देश में फैलती जाती है तो WHO वाले सर्वे करते हैं कि कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, मेल हो रहे हैं, फीमेल हो रहे हैं, या चिल्ड्रन हो रहे हैं, या किन देशों में है, क्लाइमेट का क्या असर पड़ रहा है, जेंडर का क्या सिस्टम है। तो जब ये पूरे सर्वे होता है तो उसके बाद इनकी बैठक बैठती है, फिर वे इस पे काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही उन्हें लगता है कि भाई इस बीमारी की मेन कॉज क्या है, कि सेल डिवीजन हो रही है, तो वो एक ऐसा केमिकल सर्च करेंगे जो सेल्स को डिवीजन करने में रोक सके, यानी कि सेल को डिवाइड होने ना दे। एक ब्लॉकिंग एजेंट ढूंढेंगे। फिर इनकी रिसर्च स्टार्ट होती है कि ऐसे कौन कौन से ब्लॉकिंग एजेंट है जो सेल्स को डिवीजन होने से ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स उनके ऑप्शन में आते हैं और उन केमिकल्स में भी वो केमिकल्स यूज़ करते हैं जो बॉडी के लिए ठीक हो, जो मतलब काफ़ी कम कॉस्ट में बन जाए और बहुत इजीली तैयार हो जाए। तो इस तरह की पूरी ये काम जो होता है, ये R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ही होता है। कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू केमिकल्स में डिफरेंट प्रकार के फंक्शन या फिर उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर करके उस केमिकल को एक्टिव और ऐसा बना देते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ह्यूमन के अंदर, और या फिर जिस बीमारी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जब वो चीज़ें हो जाती
जाती है तो सेकंड थिंग जो स्टार्ट हो जाती है वो होती है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च वो रिसर्च है जब मॉडिफाइड केमिकल तो हमें मिल जाता है, लेकिन उसका हमारी बॉडी पर क्या असर है, किस तरह से वो एक एनवायरमेंटल एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल सिचुएशन में वर्क करेगा, या उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एफिकेसी क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स रिएक्शन क्या है, ये सब कुछ होता है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर बहुत सारे फेजेस आते हैं, क्योंकि रिटर्न वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्री बनती है, लोग एक्सपेरिमेंट में लाए जाते हैं, ठीक है, वॉलेंटियर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इसके बहुत सारे फेज हैं। तो फर्स्ट फेज जो इसका है वो है प्री क्लिनिकल फेज। सेकंड जो फेज आता है वो आता है आपका फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। और जो लास्ट जो फेज 4 है वो आपका आता है पोस्ट मार्केटिंग फेज। क्लिनिकल जो फेज है इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन एक अलग वीडियो में करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं अगर शॉर्टकट में ये बताऊं तो अगर आपने कोई केमिकल तैयार कर दिया है, ठीक है, साइंटिस्टों ने केमिकल तैयार कर दिया है, लेकिन वो केमिकल अब इन विट्रो और इन विवो स्टडी में जाएगा। पहले उस केमिकल्स को इन विट्रो यानी कि लैब में टेस्टिंग होगी, ठीक है, सेल कल्चर के अंदर टेस्टिंग होगी, एनिमल पे स्टडी होगी। उसके बाद अगर वो वहाँ पर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद वो स्टडी जाती है ह्यूमंस पे। ह्यूमंस पे स्टडी करने के लिए भी डायरेक्ट नहीं होती, पहले उनके लिए 20 या 30 या फिर 20 से लेके 100 तक के जो पर्सन्स लिए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, जिन्हें एज अ वॉलेंटियर लिया जाता है। जो लोग एक्सपेरिमेंटल के लिए लिए जाते हैं उनके साथ बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। देखिए, दवाई बनाना आसान है, लेकिन वो दवाई फर्स्ट टाइम किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट की जा रही है, क्योंकि वो एक बॉडी के अंदर क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि केमिकल लेबोरेटरी में तो वो ठीक बनी है, लेकिन बॉडी पर क्या असर करेगी, इसके लिए एक वॉलेंटियर पार्टिसिपेट करता है। तो जो लोग इसमें वॉलेंटियर होते हैं वो काफ़ी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसर्च वर्क में। इस एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल हेल्दी पर्सन्स लिए जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर पहले बीमारी डाली जाती है, उसके बाद उसको वो केमिकल डाला जाता है ताकि उसको पता चले कि ये बीमारी के प्रति वो मेडिसिन काम भी कर रही है या नहीं। अगर जो केमिकल तैयार किया गया है वो ये सारे फेज पास कर लेता है, ठीक है, फेज 0 से लेके फेज 1 2 3, उसके बाद जो फेज 4 आता है, फेज 4 में क्या हो जाता है, वो दवाई जो होती है वो मार्केट में आ जाती है। मार्केट में भी पूरा सेट नहीं आता, उसके कुछ मतलब उसके कुछ पैकेजेस आएंगे एक एरिया के लिए, ठीक है। मान लीजिए एक पैकेट आया जिसमें कि 50 या 60 दवाइयाँ हैं, उस 50 या 60 दवाइयों को सेल करा जाता है और लोगों पे देखा जाता है कि क्या पब्लिकली लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ब्रांड एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर वो दवाई पब्लिकली कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद जो मेन स्टडी होती है वो यही होती है कि साइड इफेक्ट कितना है, एडवर्स रिएक्शन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा, इस सब प्रोसेस को तकरीबन 12 से 18 साल लग जाते हैं और बिलियंस में पैसा लग जाता है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो वो दवाई मार्केट में, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट बैचेस पे बैचेस तैयार हो जाते हैं और वो मार्केट में आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी WHO उस पे स्टडी करता है, उस मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी कंटिन्यू रहती है कि आने वाले टाइम पे कहीं वो साइड इफेक्ट ना डाले, क्योंकि कई ऐसी मेडिसिन है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं रेंटेडिन, जो काफ़ी सालों से यूज़ की जाती है, लेकिन अब उसे बैन करा गया है क्योंकि उसमें कार्सिनोजेनिक कॉज होते हैं, यानी कि कैंसर डेवलप करने वाले केमिकल्स भी होते हैं। तो इस करके वो अब बैन कर दी गई है। तो देखिए, कई सालों बाद बैन हुई, तो इसी तरह दवाई तो बन जाती है, लेकिन कई बार उसके कई सालों बाद उसके बहुत ज़्यादा अगर साइड इफ़ेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टॉक्सिक है, तो उस दवाई को बैन भी किया जाता है। तो अगर कोरोना के केस की बात की जाए तो उसके लिए भी यही प्रोसेस चलेगा पूरा। हालाँकि ये प्रोसेस क्या चला है, कुछ डिवीज़न में चला है, जैसे कुछ स्टडीज़ जो चली हैं। कोरोना पेंडेमिक है, महामारी है, तो सभी कंट्रीज़ मिलकर इस वर्क को थोड़ा-सा, इसका जो लंबा प्रोसीजर है उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए दवाई बनाना मोटिव नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो दवाई बन रही है उसका एडवर्स रिएक्शन, टॉक्सिक इफेक्ट लेस हो, फार्माकोकाइनेटिक अच्छी हो, पैसा भी इसको बनाने में कम लगे। तो कोरोना वायरस की दवाई जब बननी हो तब बनेगी, तकरीबन इसको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तब तक सभी लोग जो हैं इसके प्रति प्रिकॉशंस जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो फॉलो करें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।